गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है हिंदी शिक्षण के सूत्र। कि हिंदी शिक्षण के प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं, जिनके माध्यम से जो विषय वस्तु को एक अध्यापक प्रस्तुत करता है या एक अध्यापक को शिक्षण कार्य करने के लिए किन किन सूत्रों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना होता है। हिंदी के सभी विषयों के शिक्षण में इन सूत्रों का अध्ययन किया जाता है, इनको अपनाया जाता है। तो जो शिक्षण के 10 सूत्र बताए हैं जो एक अध्यापक को शिक्षण करने में काम में लेने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सूत्र है वो 10 बताए हैं। तो पहला सूत्र है सरल से जटिल की ओर। इसमें क्या होता है, जो विषय वस्तु है वो विद्यार्थी को ऐसा माना जाता है कि यदि हम किसी के सामने सबसे पहले ही कठिन परिस्थितियों को बता दें या व्यक्त कर दें तो व्यक्ति क्या होता है, घबरा जाता है और उससे दूर भागने का प्रयास करता है। जब घबराहट हो जाती है तो वो उसको सीखना नहीं चाहता और उससे दूर भागने का प्रयास करता है। तो शिक्षण का ये पहला सूत्र है कि जो भी विषय वस्तु, जो नवीन विषय वस्तु हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो नवीन विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक पहले उसको सरल रूप में, उसका सरल तरीका जिससे बालक विज्ञ है, जिसको बालक जानता और समझता है, उसके बारे में सबसे पहले उसको प्रस्तुत करना चाहिए। यदि हम किसी भी विषय वस्तु की कठिन तत्वों को बालक के सामने पहले प्रस्तुत करेंगे, जैसे सूत्र है, तो कोई सूत्र याद कराना है तो सूत्र को जब तक हम उसको समझाएंगे नहीं, उस सूत्र का विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक बालक को वो समझ नहीं आएगा। और सीधा ही सूत्र याद करने के लिए दे देंगे तो बालक को वो जब समझ ही नहीं आया तो उसको याद करने में बहुत परेशानी होगी। जब वो विषय वस्तु के बारे में पूर्णतः अच्छी तरह जान और समझ जाता है तो उसको तुरंत वह चीज़ याद हो जाती है। तो किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने से पूर्व शिक्षक को उसके सरल रूप को, जिसको बालक जानता और समझता है, बालक के मानसिक स्तर के अनुसार हो, उसको प्रस्तुत करके कठिन की ओर ले जाना चाहिए। तो सरल से कठिन का पहला सिद्धांत है। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात मतलब होता है जिसको हम जानते, अज्ञात जिसको नहीं जानते। जैसे आत्मा और परमात्मा। आत्मा जो हमारा शरीर है, जो हमको दिखाई दे रहा है, और परमात्मा जो हमको दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम जानते हैं और जिसको नहीं जानते। तो जैसे हमको संज्ञा पढ़ानी है, जैसे हमको व्याकरण पढ़ाना है, तो व्याकरण में पहले हम संज्ञा सर्वनाम, जो जनरल बातें बच्चा फर्स्ट क्लास से पढ़ता आ रहा है, उससे लेकर फिर हम उसको समास, कारक, क्रिया इत्यादि के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जब विषय वस्तु पहले बालक जिसको जान रहा है उससे लेकर धीरे धीरे हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए कठिन विषय वस्तु को, अज्ञात विषय वस्तु की ओर ले जाएंगे, तो बालक उसमें धीरे धीरे समझने का प्रयास करेगा और उसको समझता चला जाएगा। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल जो दिखाई है, सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता। ये चौक है, ये दिख रही, पर ये किस चीज़ से, किन किन कणों से मिलकर बनी है, ये हमको नहीं पता। तो इसको जब हम इसको बनाने की प्रक्रिया द्वारा बताएंगे
तो बालक धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करेगी। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। चौथा है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब जो दिखाई देता है, मूर्ति पूजा और निर्गुण और सरगुण होते हैं, उसी प्रकार से मूर्त जो दिखाई देता है और अमूर्त जो दिखाई नहीं देता। तो जो दिखाई दे रहा है उससे हमको जो नहीं दिखाई दे रहा, जो बालक नहीं जानता, उस तरफ ले जाना। मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है। बेसिक फंडा ये है कि सरल विषय वस्तु से कठिन विषय वस्तु की ओर बालक को ले जाया जाना। अगला है पूर्ण से अपूर्ण की ओर। पूर्ण से अपूर्ण की ओर। जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसमें क्या होता है, आधे शब्द देकर पूरा कराया जाता है ना। तो पूर्ण से अपूर्ण, जिसको बालक जानता था पहले से, परंतु आगे उसको फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ छोड़ के उसको पूरा कराना, उसके बारे में सिखाना। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। छठा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। किसी भी विषय वस्तु के प्रत्येक पहलू को खोलकर फिर उसके एक सामूहिक रूप के बारे में विद्यार्थी से पूछना विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कहलाता है। ठीक है। जैसे हम पुष्प के बारे में बता रहे हैं, तो पुष्प लेकर उसके हर अंग की व्याख्या करेंगे, कौन सा अंग क्या कार्य करता है, फिर उसकी सामूहिक रूप से एक शैली में परिभाषित रूप में उसको व्यक्त करने के लिए छात्र को कहा जाता है, तो उसको कहते हैं संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। सातवां है मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। साइंटिफिक से लेकर तर्क के साथ प्रस्तुत करना। आठवां है अनिश्चित से निश्चित की ओर। निश्चित की ओर। और नौवां है विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर। और 10वां है अनुभूति से विचार की ओर। अनुभूति से विचार की ओर। इस प्रकार से एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करते हुए निम्न सूत्रों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। यदि वह निम्न सूत्रों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य नहीं करता है तो उसका शिक्षण कार्य सही नहीं कहलाता है। इसलिए एक पारंगत शिक्षक या श्रेष्ठ शिक्षक वही होता है जो इन सूत्रों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है। कार्य लिखिए, हिंदी शिक्षण के प्रमुख सूत्र की
सूत्र की व्याख्या कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।